हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, एचपीआरसीए द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एचपीआरसीए जितनी भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो अपने सिलेबस में दो तरीके के एरियाज को मेंशन करता है। एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस और दूसरा होता है हमारे पास जनरल अवेयरनेस सिलेबस, जो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, अब जो जनरल अवेयरनेस का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो एचपीआरसीए क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस लाइन में पूछ रहा है, ताकि हम अपने आने वाले पेपर के लिए अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सके। तो आज का जो हमारा एग्जाम है वो रहा पॉलिटिकल साइंस का 29 जुलाई 2026 का शिफ्ट 2। अब देखिए, जो जनरल अवेयरनेस का था, इस पेपर में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके जनरल अवेयरनेस के, और उस कौन कौन से एरिया को कवर किया वो डिस्ट्रीब्यूशन सहित हमने आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो देखिए, एचपीजीके से 6, सबसे ज्यादा वेटेज 35 में से किसकी है? एचपीजीके की। इस पेपर में करंट अफेयर से 4 पूछे गए, इकोनॉमिक्स से 3, ज्योग्राफी से 1, हिस्ट्री से 1, पॉलिटी से 1, साइंस से 4 क्वेश्चन थे, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो 3 एरिया है, या साइंस को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन हमारे 4 या 5 या 6 भी आते ही आते हैं। बाकी एक एक क्वेश्चन हमारे को इसमें से देखने को मिलता है, और मोस्टली इन चारों एरियाज में से जिसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कभी कम होते हैं, कभी होते ही नहीं, कभी ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर और एचपीजी के इसकी तो अपनी वेटेज है ही। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे अपने इंग्लिश सेक्शन को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म। कौन सी फॉर्म में बोला गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है हमारे पास, उनका स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ क्या लगेगी हमारे पास? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम देखेंगे, हैज या हैव में से हैज यहां पर लगा है। ठीक है, शी बीन गोइंग टू न्यूयॉर्क, तो यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हैज शी गॉन टू न्यूयॉर्क, तो ये हमारे पास क्या था? ये स्टेटमेंट थी। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना था हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो हमने किया हैज शी बीन गोइंग टू। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, करेक्ट द गिवन सेंटेंस ही कंटिन्यू टू आर्ग्यू डिस्पाइट ही हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड द अपोजिंग व्यू इन हिज पेपर। उसने क्या करना शुरू किया? शुरू रखा आर्ग्यू करना, जबकि उसने क्या कर ली थी? एक्सेप्ट कर ली थी कि जो उसका पेपर है उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो विचार हैं उसके विचारों से मेल नहीं खाते, जो कई विचार हैं उसके विचारों से वे मेल नहीं खाते। ठीक है, तो यानी कि वो उसे पता था, लेकिन फिर भी उसने क्या कंटिन्यू करना शुरू रखा? कंटिन्यू रखा आर्ग्यू करना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है? विरोधाभास। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अगर हम देखें कौन सी कंजक्शन यूज होगी यहाँ पर हमारे पास? ऑल दो। क्या यूज होगा हमारे पास यहाँ पर? ऑल दो। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है हमारे पास? विरोधाभास। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी में आता है, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन सी इज दी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें, रिप्लेस द हाईलाइटेड टेक्स्ट विद द करेक्ट मीडियम। हर वेल प्रिपेयर्ड आर्ग्यूमेंट हेल्प्ड हर टू बी विक्टोरियस, विनिंग ओवर द कमिटी इन द फाइनल वोट। अब देखिए, उसने क्या प्रिपेयर की थी? वेल प्रिपेयर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसके वेल प्रिपेयर आर्ग्यूमेंट की मदद से वो क्या कर पाई? कमेटी के सामने जीत पाई। ठीक है, अब अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीतना शो करन, तो कैरी द डे। कैरी द डे, तो देखिए कैरी द डे मीन्स टू विन और अचीव सक्सेस। अगर हम देखें अगले ऑप्शन, नीड द ब्रो, इसका मतलब होता है लुक वरीड, परेशानी में दिखना। गेट इनटू हॉट वाटर, यानी कि मुसीबत में पड़ना, टू गेट इनटू ट्रबल। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है किसी भी काम को करना लेकिन अपने सेल्फिश रीजन के लिए, प्राइवेट रीजन के लिए। ठीक है, प्राइवेट रीजन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड भारत द सोल्जर शोज ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड। क्या शो किया उन्होंने? साहस शो किया। ठीक है, तो यानी कि इसका अपोजिट बताना है हमारे को, तो यानी कि कायरता। तो अगर हम देखेंगे इसमें से ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास सही है, काउडियस। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। इसका क्या मतलब होता है? लैक ऑफ करेज। क्या मतलब होता है? लैक ऑफ करेज। उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो इसका पर्यायवाची है। एम्पैथी का मतलब हुआ हमारे पास
मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, और रेस्टनेस का मतलब हुआ हमारे पास मीन्स एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। रेस्टनेस का क्या मतलब हुआ? एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। तो देखिए इसके अगर हम आंसर देखें अब अपने, तो देखिए पहले का था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ऑप्शन ए। अगले में था हमारे पास कि विरोधाभास दिखाना है, तो ऑप्शन सी। अगर मैं यहां पर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कि जीत बतानी है, तो कैरी द डे, और यहां पर था कि कायरता बतानी है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ये हमारे पास सेगमेंट है, इसको क्या करना है? हमारे को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक वर्ड देखना है। शी रिमेन्ड calm and in control even during the emergency। ठीक है, वो कैसी रहती है? शांत रहती है और अपने कंट्रोल में रहती है। कब? जब ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, तो इसका होगा हमारे पास कंपोज्ड। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कंपोज्ड क्या होता है हमारे पास? काम, सेल्फ कंट्रोल्ड। इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है? शोइंग नो इंटरेस्ट और कंसर्न। पैसिव का क्या मतलब होता है? एक्सेप्टिंग और अलाउइंग व्हाट हैपन, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना विदाउट एनी एक्टिव रिस्पॉन्स। एक्साइटेड का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, वेरी एनर्जेटिक। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो इसका क्या होगा हमारे पास सही आंसर? ऑप्शन सी, कंपोज्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनिंग का। अब देखिए, अगर आपने HPRCA क्लर्क का एग्जाम भी भरा है और HP हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम भी भरा है, तो दोनों में रीजनिंग तो पूछी जाती है, सिलेबस में मेंशन है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों के एग्जाम में अलग अलग है। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम HP हाई कोर्ट के PYQ को सॉल्व करेंगे और जब हम HPRCA के PYQs को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इन दोनों के जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें समानताएं भी है और असमानताएं भी है। ठीक है, समानता यानी कि वो फैमिली ट्री से क्वेश्चन पूछता है, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो HPRCA पूछता है रीजनिंग से, लेकिन HP हाई कोर्ट नहीं पूछता। तो ये चीजें हमें नोट डाउन करनी है। जो दोनों में आ रही है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना है, जो दोनों में से किसी एक में आ रही है उसको भी उस पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और जो दूसरे में आ रही है उसको उस पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रो ऑफ 103 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ। तो देखो ये इन्होंने बोल दिया है कि 103 टोटल स्टूडेंट है जो कहां पर है? उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अब R इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये हुआ हमारा R, ये हुआ हमारा लेफ्ट। जो R है हमारे पास वो कहां लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? 15। ठीक है, 15वें स्थान पे है। इफ फ्रेंड S, जो S है हमारे पास, इज 17 टू द राइट ऑफ R। जो S है हमारे पास, अब ये तो था हमारे पास R की पोजीशन बता रखी है, अब S की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इस R का लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। तो ये इस तरफ को इनका चेहरा है नॉर्थ की तरफ को, तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। तो अगर हम देखेंगे इफ S इज 17 टू द राइट ऑफ R, तो यानी कि ये इसके इस तरफ को S से कितनी दूरी पे है? सॉरी, R से कितनी दूरी पे है? S 17। ठीक है, अगर हम देखें लेफ्ट से जो S है हमारा, लेफ्ट से जो हमारा S है वो कितने होगा हमारे पास टोटल? फिर 15 तो ये हो गए, आगे 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 32। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट से S की वैल्यू आगे कितनी आ गई? 32 नंबर पे है, पोजीशन पे है। व्हाट इज S पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड? अब पूछा रखा है कि एंड राइट हैंड से इसकी पोजीशन बताओ। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब टोटल हमारे को पता है 103, लेफ्ट हमारे को पता चल गया 32, R हमारे को निकालना है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? यहां से हमारा आ जाएगा R की वैल्यू। ठीक है, तो R की वैल्यू आ गई हमारी। अब देखेंगे अगर हम, तो देखिए R की वैल्यू क्या आई हमारी? तो ये आई हमारे पास ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे को पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले के थ्रू हमारे बहुत से क्वेश्चन जो हमारे पास इससे आते हैं वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, एस एफ का पिता है। अब देखिए ये फैमिली ट्री वाला है, एस एफ का पिता है, एस इज द फादर ऑफ एफ, एस इज द फादर ऑफ एफ, ये हमने बना दिया। एफ इज द ब्रदर ऑफ टी, एफ इज द ब्रदर ऑफ टी, एच इज द फादर ऑफ एल, एच इज द फादर ऑफ एल। ठीक है, एल इज द सन ऑफ टी, एल इज द सन ऑफ टी। ठीक है, ये सन है टी का। ठीक है, तो देखिए एच इज द फादर ऑफ एल। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं एक बारी, अब देखिए यहां बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, एस इज द फादर ऑफ एफ, एस इज द फादर ऑफ एफ, यहां पर बनाए। एफ इज द ब्रदर ऑफ टी, एफ इज द ब्रदर ऑफ टी। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट है एच इज द फादर ऑफ एल, तो इसको साइड में बनाते हैं क्योंकि इनके बीच में रिलेशन अभी नहीं निकल रहा है। एच इज द फादर ऑफ एल, एल इज द सन ऑफ टी। जो एल है हमारे पास वो सन है किसका? टी का। एल इज द सन ऑफ टी, तो ये बन गया। अब उसके बाद फिर से पढ़ते हैं, एच इज द फादर ऑफ एल, एच है वो क्या है? फादर है एल के।
यानी कि ये हो गए, ये इनकी वाइफ हो गई। बट इज एल रिलेशन टू एस, एल का क्या रिलेशन है एस के साथ, ठीक है। तो क्या है हमारे पास वो डॉटर सन, क्या है वो हमारे पास पुत्री का पुत्र है वो। देखिए ये हमारे पास एस है, इनके दो चाइल्ड यहाँ पर शो करिए किए गए हैं, एक हो गया पुत्र और एक हो गया पुत्री। तो ये पुत्री का आगे को क्या है पुत्र है, ठीक है, डॉटर्स सन। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, इसका था ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये था हमारे पास रीअरेंज करने के लिए स्टेटमेंट दी गई है हमारे को। देखिए ये पी क्यू आर और एस, ठीक है, पी क्यू आर एस में दी गई है, इसको हमारे को रीअरेंज करके लिखना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो देखिए ये हमने कर दिया, इसका था हमारे पास 72। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा पी आर क्यू एस, क्या होगा हमारे पास सही क्रम पी आर क्यू एस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो फिक्स्ड है ये तो फिक्स्ड रहेगा, ये वाला हमारा फिक्स्ड रहेगा, ये है हमारे पास पी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये रहा हमारा, सबसे पहले आ गया पी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा आर। अब आर का देखें, हैव ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेडिशनल क्लासरूम, ठीक है। उसके बाद क्यू, एनेबलिंग स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो ये आ गया टू एक्सेस क्वालिटी रिसोर्स एंड एनहांस देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो पी आर क्यू एस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए इसका 72 था, इसका पुत्री का पुत्र और इसका पी आर क्यू एस। नेक्स्ट रीजनिंग का देखिए हम, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है हमारे पास तो रिप्लेस करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा इन चारों में से हमें ये बताना है। तो अगर हम देखें, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, इसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे को ये ढूंढना पड़ेगा कि ये एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, ताकि हम इसको क्या कर सके अपने ऑप्शन तक पहुंच सके, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कितने कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, 10 का, 15, 25, फिर 35, अगला क्या होगा 45। तो 45 तीन ऑप्शन आ गए, यानी कि बी नहीं हो सकता, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद आपको ये अल्फाबेट देखने पड़ेंगे कि इनका क्या रिलेशन है, कि जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो बी के बाद कहां पर है हम एफ पे, तो 1 2 3 4, 4 नंबर ये आगे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या एफ भी 4 नंबर आगे गया, ये हमें देखना है। जी एच आई जे, तो ये भी हमारे पास 4 नंबर आगे जा रहा है, तो जे भी 4 नंबर आगे जाएगा। के एल एम एन, तो एन होगा हमारे पास, यानी अब ये वाला ए वाला ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक है। अब ये इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो हमारे को एन टी भी नहीं चेक करना है, सीधे हमारे को ए या बी वाला यानी ये वाला अक्षर चेक करना है, ओ एस और डब्ल्यू वाला। ये जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा होगा एन टी ए 45, ऑप्शन सी होगा हमारा, ठीक है, एन टी ए 45। अगर हम देखें डब्ल्यू है हमारे पास, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए, यानी 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या आ रहा है ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, बी कितने पे आ रहा है 5 नंबर पे आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन के थ्रू भी आप अपने ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, रेफर द फॉलोइंग लेटर सिंबल सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नीचे, उसका आंसर देना है। इफ ऑल कॉन्सोनेंट आर रिमूव्ड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट। तो देखिए ये लेफ्ट रहा, ये राइट रहा, ये देखिए ये लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। अब क्या बोला है, कॉन्सोनेंट को रिमूव कर दीजिए, तो कर देते हैं हम अपना रिमूव कॉन्सोनेंट को। तो देखिए ये 1, ये रहा हमारे पास, ये होगा, उसके बाद ये वाला सिंबल होगा, देन ये वाला सिंबल होगा, फिर कॉन्सोनेंट रिमूव करने को बोला है तो वॉवल हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिर एट द रेट, फिर यू, फिर ये आ गया, देन आया हमारे पास परसेंटेज, फिर ई, फिर ये वाला सिंबल आया, देन ये, फिर ये रहे हमारे, ठीक है। तो इसके हमने बोला है फोर्थ नंबर पे राइट तरफ से, तो ये रहा राइट, यहां से चलना शुरू करना है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन सी, यहाँ होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी का, निम्नलिखित में से एक वचन जो नहीं है बेमेल शब्द को बताना है, जैसे नदी, कपड़े, घोड़ा, लड़का। अगर हम देखेंगे कपड़े जो है वो क्या है बहुवचन, तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा सही। बाकी सब क्या है एक वचन है, लेकिन जो कपड़े हैं वो क्या है बहुवचन है, ठीक है। तो ये देखिए ये लिखा है कपड़ा, कपड़े का बहुवचन शब्द है, ठीक है, इसका जो एक वचन होता है वो कपड़ा होता है, तो ये बहुवचन है। नेक्स्ट अगर हम देखें वाक्यांश के लिए
सार्थक शब्द का चयन कीजिए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। ठीक है, जो प्रमाण से भी सिद्ध ना हो तो वो है हमारा अप्रमेय। ठीक है, वो क्या है हमारा अप्रमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो क्या है प्रमेय। निम्नलिखित में से कारक की सही पहचान वाला वाक्य चुनिए। विद्यार्थियों ने गुरु को प्रकट किया, वह अपने मित्र को नाराज है, मैं अपनी बात से सहमत हूं, राम ने सीता को विवाह विवाह किया। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे मैं आपकी बात से सहमत हूं, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए युवा का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुने। हमारे गांव के डैश किसान अपने खेत में नई तकनीक अपनाकर उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक में देखा होगा आपने, तो बैंक की बड़े बड़े पोस्टर में लिखा होता है तरुण। ठीक है, तरुण यानी कि युवा, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर तरुण। तरुण का क्या मतलब होता है, युवा या जवान। देखिए कपड़े अप्रमेय, मैं आपकी बात से सहमत हूं, तरुण। नेक्स्ट आता है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ होगा, इजराइल फिलिस्तीन विवाद में पानी मथने से घी नहीं मिलता ही सत्य है। अब देखिए घी निकालने के लिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसकी भी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, मक्खन के थ्रू घी निकलता है, पानी के थ्रू तो नहीं निकलता। तो देखिए बेकार की बहस का कोई लाभ नहीं है, इसका क्या आंसर है, बेकार की बहस का कोई लाभ नहीं है। तो पानी को जितना मर्जी मथते रहिए, उससे पानी तो उससे घी तो नहीं बनेगा, तो यानी कि बेकार की बहस का कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइंस का, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग डीएनए इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज एमआरएनए। तो देखिए वो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अनुवाद अनुलेखन सॉरी अनुलेखन। ठीक है, क्या करते हैं ये अनुलेखन, कॉपी करना, क्या करना कॉपी करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, which sequence correctly represent the major states of aerobic oxidation of glucose। तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। नेक्स्ट आया हमारे पास, देखिए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को किसी तत्व से सही रूप में अलग करता है। ठीक है, डिफरेंस बताना है। An element is formed by mixing substance in a fixed ratio. An element can always be separated into simpler substance. A compound consists of two or more elements chemically combined। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इन 1820। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, हैंस क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है, इन्होंने की थी कब, 1820 में। मैक्सवेल के बाद विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के समीकरण दिए थे किसने, 1820 में हैंस ने। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो देखिए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉलिटी आया, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड 29 सब्जेक्ट्स अंडर द फंक्शन ऑफ पंचायत। तो आपको पता होगा 73rd और 74 अमेंडमेंट 1992 के तहत हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है वो आए थे, पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कितने सब्जेक्ट रखे गए थे पंचायत वाले में, 29। तो ये है हमारे पास, अगर आप देखोगे ये तो थे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ पर पूछ रखा है हमारे पास शेड्यूल के बारे में बात की गई है। अब देखिए 73rd और 74 अमेंडमेंट 1992। ठीक है, तो इन्हें किसमें ऐड किया गया था, शेड्यूल में ऐड किया गया था। वो कौन सा शेड्यूल था वो हमें बताना है, तो वो था हमारा शेड्यूल नंबर 11, 11वीं सूची। ठीक है, वो था हमारा 11वीं सूची। नेक्स्ट आता है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, 1898 में एनी बेसेंट ने वाराणसी में किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। तो अगर आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस का जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी हिस्ट्री से वो एस्टेब्लिशमेंट पे ज्यादा उनका फोकस है। तो इसका आंसर था हमारे पास सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल। ठीक है, अब अगर हम देखोगे 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों के बाद ये क्या बन गया था हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल बाद में क्या बना, वो बना हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन हिमालयन अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, हिमालयन का पूछ रखा है। तो देखिए जब हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं अपना, तो नॉर्थ की भी पढ़ते हैं, साउथ की भी पढ़ते हैं, और हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप से पढ़ते हैं उनको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गंगा एक हमारी कहाँ की है, हिमालय से लिंक करती है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे नॉर्थ रीजन में दिख रही है आपको, बाकी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये हमारी सारी रिवर्स यहाँ की है। तो यानी कि ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां किसका
हिस्सा है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का, जबकि गोदावरी कृष्णा कावेरी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये रहा हमारे पास गंगा। अब आया इकोनॉमिक्स। व्हेन अ स्टेट लॉन्च वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, व्हाट बेनिफिट डज द इंश्योर्ड फार्मर रिसीव ड्यूरिंग सर्वियर ड्राफ्ट। ठीक है, जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, गंभीर सूखे की स्थिति में क्या मिलता है उन्हें बेनिफिट, तो उन्हें मिलता है हमारे पास एडवर्स वेदर पे आउट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच लीडर वर इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बने तब से ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब देखिए, ये हमने देख लिया ऑप्शन ए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, और उस वक्त वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो देखिए इसका ऑप्शन ए और इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स से, हाउ डज द बेटी है अनमोल स्कीम सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम बीपीएल फैमिली। क्या कैसे सपोर्ट करती है वो। ठीक है, तो वो क्या करती है, बाय गिविंग अ ग्रांट एंड एट बर्थ एंड एनुअल स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन। वो क्या करते हैं, जन्म के समय अनुदान देते हैं और शिक्षा के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति भी देते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी का सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारे पास एक्सटेंड पढ़ना होता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। जब हम इंडिया का भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कितना है इसका। तो हिमाचल प्रदेश का क्या पूछा गया है, लैटिट्यूड पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 30°22, ठीक है, और यहाँ पर 33°12। तो ये याद रखना है हमारे को कि इधर 22 है, इधर 12 है, इधर 30 है और इधर 33 है। उसके अलावा एक नॉर्थ, ये जो नॉर्थ लिखा है आगे, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वो इसकी जगह साउथ भी दे देता है, कभी ईस्ट भी दे देता है, कभी वेस्ट भी दे देता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। पराशर और रिवासर झील दोनों किस जिले में है, तो वो हमारे मंडी जिले में है। पड़ोसी राज्य के एकीकरण के पश्चात 1954 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को जोड़ा गया था। अब देखिए, जब हम हिमाचल प्रदेश का एकीकरण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1954 में एक जिला ऐड किया गया था, तो वो था हमारा बिलासपुर। कौन सा था हमारा, वो बिलासपुर था। उसके बाद हमारा एरिया भी इंक्रीज हुआ था, तो वो सब चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम अपनी एचपीजी के पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः किन वर्षों के दौरान सनद प्रदान की गई। तो कब प्रदान की गई थी ये बताना है हमारे को। तो वो प्रदान की गई थी 1815 से लेकर 1819 के बीच में। ठीक है, अब देखिए 1815 के दरमियान क्या हो रहा था, ब्रिटिश गोरखा युद्ध। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता है गोरखा हार गए थे, तो गोरखा तो हार चुके थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने शासकों को उनकी रियासतें लौटाने का उन्होंने डिसीजन लिया। कुछ को लौटा दी, लेकिन किस रूप में लौटाई, सनद के रूप में, यानी पार्शियल इंडिपेंडेंस दी, कंडीशन के साथ इंडिपेंडेंस दी, तो उसको बोलते हैं सनद। तो 1815 से लेके 1819 के बीच में। ठीक है, अब उसके अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूट फंड द हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट एचपी शिवा। आप देखोगे कल परसों के न्यूज़पेपर में भी एचपी शिवा प्रोजेक्ट की लेके बात थी कि अब इसको जो हम इसकी निगरानी की जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत चैम्बर ऑफ प्रिंस की सदस्य थी। ठीक है, तो ये बताना है हमारे को। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारे पास एडीबी। इसका आंसर हुआ हमारे पास शिमला पंजाब हिल्स की मुख्य 5 रियासतें थी, मंडी, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर और सुकेत नरेंद्र मंडल। ठीक है, सुकेत कौन कौन थे, मंडी, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर और सुकेत। अगर आप देखोगे ये हमारे पास 1954 के पहली वाली क्या है, सारी की सारी रियासतें हैं आपको, या फिर स्टेट, जिला मान लीजिए, सॉरी जिला मान लीजिए। ठीक है, मंडी, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर और सुकेत। तो ऑप्शन इसमें अगर हम इसमें देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो वो है हमारे पास मंडी। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मई 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम की शुरुआत की। कहां पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर की, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहां पर की, सानन गिर गुजरात में की। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में कौन सा राज्य संपूर्ण विजेता बन के उभरा, तो वो उभरा हमारा कर्नाटक। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो देखिए, बीच गेम के अलावा खेलो इंडिया की बहुत सारी गेम्स होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि शिफ्ट 1 में
कोई और गेम पूछी गई थी, ये ट्राइबल वाली। शिफ्ट 2 में इन्होंने बीच गेम्स पूछ ली। तो यानी कि इतने गेम्स का हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये आयोजित की गई, कौन कौन विनर बन के रहा। ठीक है। फॉर विच फिल्म डिड जेसी बकले विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 98th एकेडमिक अवार्ड 2026। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो वो मिला इन्हें हेमलेट के लिए। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब इन्हें मिला था तो ये बहुत न्यूज में था। ठीक है। हेमलेट जो है वो बहुत न्यूज में था। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पूछा गया है। तो 23-24 का पूछा गया है। तो देखिए इसमें हमने देखा ऑप्शन ए, और इसका अगर हम देखें आंसर, तो इसका आंसर है हमारा ओडिशा। ओडिशा इज द राइट आंसर। तो देखिए ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने डिफरेंट एरियाज के कवर किए, जो जनरल अवेयरनेस के पेपर में पूछे गए थे आयोग के द्वारा। तो देखिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।